कहें, कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी, गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी, कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी, गुलमोहर की छाँव में। गूंथ कर सपनों के मोती, खूबसूरत बने लड़ी, दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल की कड़ी, गूंथ कर सपनों के मोती, खूबसूरत बने लड़ी, दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल की लड़ी, गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घर। नमस्कार मित्रों, मैं मधु शर्मा न्यूयॉर्क अमेरिका से श्री हरप्रसाद शास्त्री जन्म शताब्दी वर्ष समारोह श्रृंखला की इस 43वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारी आज के इस कड़ी के जो विशेष अतिथि हैं वे एक कंप्यूटर तकनीक विशेषज्ञ व सलाहकार एवं हिंदी के प्रचार प्रसार व विकास के लिए समर्पित व्यक्तित्व हैं और न्यू जर्सी अमेरिका से में वो रहते हैं और आज हमारे साथ अनूप भार्गव जी भारत से जुड़े हुए हैं। अनूप जी का मानना है कि विश्व में हिंदी के विकास के लिए हो रहे कार्यों को अंतर्जाल के माध्यम से सरलता और सफलतापूर्वक समन्वित किया जा सकता है और वे इस दिशा में कई योजनाओं में कार्यरत हैं। तो आइए मिलते हैं अनूप जी से। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका गुलमोहर के आंगन में। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, मुझे ये अवसर देने के लिए, और आपके सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतने अपने व्यस्त शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला और हमारे साथ आप जुड़े हैं। और हम और हमारे दर्शक आज ये जानना चाहेंगे कुछ तो आपके इस पूरी साहित्यिक यात्रा के बारे में और आपकी जो अभी की जो योजनाएं चल रही हैं हिंदी के लिए, उन सभी के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे। और सबसे पहले मैं चाहूंगी, मैं जानती हूँ कि बचपन से ही आपकी रुचि हिंदी साहित्य और विशेषकर कविता में रही है। बचपन के में किस परिवेश में आप पले बढ़े और क्या कारण रहा कि इस कविता के प्रति जो ये आपका विशेष आकर्षण रहा? हाँ नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा मुझसे और मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो मेरा जन्म जो है वो राजस्थान में हुआ और राजस्थान में ही मेरा बचपन जो है मेरा वहीं पर गुजरा। अलग अलग शहरों में मैं रहा। हमारे पिताजी जुडिशियल सर्विसेज में हुआ करते थे, तो उनका स्थानांतरण लगभग हर 2-3 साल में हो जाता था। तो हम लोग राजस्थान में सभी शहरों में रहे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। लेकिन जो मेरे स्कूलिंग के अंतिम 3 वर्ष थे, जिसमें मैं समझता हूं कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वो मुझे सौभाग्य रहा कि वो उदयपुर में विद्या भवन नाम के एक स्कूल हुआ करता था, स्कूल है, जिसमें मैं विद्या भवन।
नहीं, भारतीय। भारतीय विद्या भवन नहीं जी है, वो अलग है, विद्या जी भवन है वो। जी जी और तो वहां पर मुझे कुछ अच्छे अध्यापक जो थे, विशेषकर मैं अपने मेरे जो हिंदी के अध्यापक हैं, जिनका अभी पिछले वर्ष ही देहावसान हुआ, भगवती लाल जी व्यास, जी उनका मैं नाम लेना चाहूंगा विशेष रूप से, जिन्होंने मेरी कविता के प्रति रुचि को देखा और उसे उन्होंने आगे बढ़ाने में मेरी मदद की। तो बस कुछ इसी तरह से शुरू से मुझे रहा शौक कविता का। और वैसे मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, तो उसके बारे में भी मैं, आप अगर पूछेंगी तो मैं उसके जी बारे में भी बात करना चाहूंगा। जी 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 बिल्कुल। तो मैं क्योंकि अभी इस शुरुआती दौर की बात हम कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने किस तरह की कविताएं लिखी? अगर कुछ आपकी स्मृति पटल पे अगर उभर रही हो तो कुछ आप अगर साझा करना चाहें। मुझे मालूम मालूम है बहुत मुश्किल होगा उस वक्त की जी कविताओं जी। को याद रख पाना, तो अ, हाँ, अगर उस समय की कविताएं तो मुझे, मैं कोशिश करूंगा तो मुझे शायद याद आ जाएं, लेकिन एक बात मुझे याद आ रही है, जी और वो भी मेरे स्कूल से जुड़ी हुई है। तो मैं करीब 8वीं कक्षा में मैं पढ़ता था, जी और 13-14 बरस की मेरी उम्र होगी। जी तो हमारे जो विद्यालय में एक एक प्रतियोगिता सी थी, कविता के बारे में, कविता लिखने के बारे में। जी तो नहीं, कवि प्रतियोगिता नहीं थी एक्चुअली, एक जो विद्यालय की जो पत्रिका हुआ करती थी, जी उसमें उन्होंने कहा था कि आप अपनी रचनाएं भेजिए। तो मैंने अपने जो हिंदी के मेरे अध्यापक थे भगवती लाल जी, उनको मैंने एक कविता भेजी जो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं अनूप, ये नहीं, कुछ कोई और कविता भेजो। जी तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा कि मेरे को तो ये बहुत कविता पसंद है, और लगता है उनको पसंद नहीं आई। तो मैंने उनको एक दूसरी कविता दे दी अपनी, और जी वो फिर पत्रिका में छप भी गई। लेकिन उसके करीब 1 महीने के बाद वो मेरे पास आए, और उन्होंने मुझे बताया कि अनूप, जो तुमने वो जो कविता दी थी, वो मैंने एक उस समय एक बड़ी अच्छी पत्रिका अभी भी होती है, शिविरा के नाम से, जी शिक्षा विभाग राजस्थान की एक पत्रिका होती थी। तो उसमें उन्होंने उस कविता को मुझसे बिना पूछे उन्होंने भेज दिया। और जब उसका चयन हो गया, तब उन्होंने मुझे आके बताया कि देखो, इसलिए मैंने वो कविता तुम्हारी विद्यालय की पत्रिका में नहीं दी थी, क्योंकि मैं उसको आगे भेजना चाहता था। तो जी वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा, पहली बार एक पत्रिका में छपना, और फिर मुझे याद है अभी भी कि 21 रुपए का मुझे पारिश्रमिक मिला था उसके लिए, जो मेरी पहली कमाई थी। और उस समय 21 रुपए का महत्व नहीं है, लेकिन पहली कमाई होने के नाते वो मैं उसे अपनी सबसे बड़ी कमाई समझता हूँ। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि कितना भी जो अमाउंट है वो मैटर नहीं करता है। महत्वपूर्ण होता है कि आपको उस आपके जो आपके प्रयास थे उनको जी, अ, अ, महत्व दिया गया और उनको दिया गया, थोड़ी मान्यता मिली कि मान्यता मिली। जी हम्म, जी जी। तो जैसा आपने अभी कहा कि आप विज्ञान के अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना चाहते हैं, तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि बिट्स पिलानी से आपने स्नातक व दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की आपने डिग्री प्राप्त की है। दोनों विश्वविद्यालय अपने आप में एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। दोनों के एथिक्स और कल्चर में क्या अंतर रहा था उस वक्त, और किस तरह आपकी शैक्षिक और व्यक्तिगत ग्रोथ और आपके हिंदी प्रेम को बढ़ावा विज्ञान के साथ साथ इन दोनों इंस्टीट्यूट्स में आपको मिला? जी जी। तो चलिए, पहले हम, इससे पहले कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे, जी उससे पहले का मैं थोड़ा सा किस्सा सुनाना जी चाहूंगा कि जी इंजीनियरिंग में मैं कैसे पहुंचा, है जी ना। तो मैंने कई बार कहा है, लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इंजीनियर मैं अपनी इच्छा से नहीं बना, बल्कि मैं कहूँगा एक तरह से जबरदस्ती मुझे बना दिया गया। जी क्योंकि मेरी रुचि जो थी वो शुरू से कविता में थी, हिंदी साहित्य में थी, और मैं चाहता था कि मैं उसी में आगे बढ़ूं।
लेकिन कुछ परिस्थिति उस समय इस तरह की थी कि जहां तक करियर का सवाल है, उस समय ज्यादा संभावनाएं नहीं थी इस क्षेत्र में। और घर वालों को भी लगता था कि हमारे बड़े भैया जो थे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पिलानी में ही पढ़ रहे थे, तो अच्छा कर रहे थे। तो घर वालों को लगता था कि घर वालों ने हमें दो विकल्प दिए कि या तो आप डॉक्टर बन जाइए या इंजीनियर बन जाइए। तो उस समय बड़ी अजीब सी कारण था, लेकिन मुझे करीब 13 बरस की उम्र होती है उस समय, 8वीं कक्षा के बाद में, जब आपको अपने विषय चुनने होते हैं कि आपको पूरी जिंदगी में क्या करना है ना। तो उस समय बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हमने डॉक्टर बनना इसलिए मना कर दिया कि हमें सिर्फ ये पता था कि उसमें मेंढक काटने पड़ते हैं डॉक्टर बनने के लिए। हमने कहा वो काम तो हमसे होगा नहीं। तो फिर वो दूसरा जो विकल्प था, इंजीनियरिंग का विकल्प था। और पढ़ाई में मैं हमेशा से अच्छा रहा था, तो 8वीं कक्षा में भी मेरे सबसे अच्छे नंबर आए थे। तो फिर एक तरह से जबरदस्ती मुझे कहना चाहिए कि गणित और साइंस मैथमेटिक्स मैंने ली। और फिर जब एक बार आपने वो ले ली तो फिर आपके पास कोई विकल्प बचता नहीं है, या तो आप इंजीनियर बन जाएं या फिर आप कुछ भी ना बने। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हुआ आपका, तो फिर आप कहीं पर भी नहीं है। तो क्योंकि मेरे नंबर अच्छे आते थे, तो फिर मेरा पिलानी में मेरा एडमिशन हुआ। वहां से अब पिलानी पहुंच गए तो इंजीनियरिंग तो करनी ही थी, है ना। लेकिन फिर मुझे लगा कि इंजीनियरिंग तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ बाहर निकला जाए इससे। तो फिर मुझे विकल्प दिखाई दिया कि कंप्यूटर साइंस में जो अगर मैं निकल सकता हूँ, अपनी मास्टर्स वहां से अगर मैं करूँ, तो इंजीनियरिंग से छुटकारा मिल जाएगा। और गणित मेरा प्रिय विषय रहा था, कंप्यूटर साइंस मुझे अच्छी लगती थी। तो फिर मेरा, क्योंकि नंबर अच्छे थे, तो आईआईटी दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ और फिर वहां से मैंने मास्टर्स की। लेकिन इन दोनों जगह पर मेरा जो साहित्य से और हिंदी से जो प्रेम था वो मैंने बरकरार रखा, है ना। तो वो मुझे थोड़ा सा उस पे मैं कहूँगा एक तरह से गर्व है कि पिलानी में भी मैं अपनी पत्रिका जो निकलती थी उसका मैंने संपादन किया। वहां पर कविता के लिए हमने एक क्लब बनाया, हिंदी समिति जो थी उसका मैं अध्यक्ष रहा कई बरस। जो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे उनमें मैंने काफी भाग लिया। और पिलानी में हम लोगों ने उस समय कवि सम्मेलन करवाने शुरू किए। वो उसकी भी मुझे याद हैं। अच्छे अच्छे कवियों को हमने बुलाया। तो इंजीनियरिंग तो मैंने की, लेकिन साहित्य से और हिंदी से मेरा जो लगाव था वो मैंने बनाए रखा इंजीनियरिंग के साथ साथ। सच में उन दिनों में शायद यही दो विकल्प बच्चों को दिए जाते थे, इंजीनियर और डॉक्टर के, और या फिर तीसरा विकल्प जो कि मुख्यतः लड़कियों के लिए होता था वो शिक्षिका का होता था। हाँ, वो आप शिक्षिका टीचिंग में चले जाएं आप, बिल्कुल। जी लड़कों के लिए लेकिन वो मेनली वही दो थे। वही दो थे। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और तो आपने उस दौरान या जो कवि सम्मेलन कराए वो आपने अपने कॉलेज लेवल पे होते थे, किस तरह से आप आयोजित? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। तो एक तो जो कॉलेज में कंपटीशन होते थे वो तो अलग है, वो तो कॉलेज ही करवाता था। लेकिन मुझे याद है कि हम लोगों ने एक बिट्स पिलानी में, ये करीब 1977 की बात है जब मैं पढ़ता था वहां पे, तो हम लोगों ने एक स्टूडेंट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका कि संस्था से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन हमने कहा कि हम जो हिंदी प्रेमी हैं वहां पर, तो स्नेह निर्झर के नाम से हमने एक संस्था बनाई और उस संस्था के द्वारा हम लोगों ने कवि सम्मेलन आयोजित किए। और वो कवि सम्मेलन भी छोटे नहीं, हम लोगों ने, अभी भी मुझे याद है, हम लोगों ने गोपाल दास नीरज जी को वहां पे बुलाया, काका हाथरस को हमने बुलाया, ओम प्रकाश आदित्य, सुरेंद्र शर्मा, सोम ठाकुर, कुंवर बेचैन, इन सब बड़े बड़े कवियों को हमने अपने अपने खतरा लेते हुए अपने पैसों से
लोगों ने इनको बुलाया और इनकी कवि सम्मेलन हम लोगों ने कराए पिलानी में। जी जी जी। ये जो आपने अभी सारे नाम लिए हैं, ये उस वक्त के ऐसे नाम हैं जो कि यही यही नाम हर तरफ हुआ करते थे उस वक्त में। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। जी। और मेरा भी ये सौभाग्य रहा है अनूप जी कि मैं जी भी इन्हीं सबको सुनते हुए मैं भी बड़ी हुई हूँ। बिल्कुल नीरज जी को, सोम ठाकुर जी को, बाल कवि बैरागी जी और प्रकाश कुंवर आदित्य जी, बेचैन जी। जी कुंवर जी बेचैन। जी। तो सच में आपने ये सारे नाम लेकर, जो कहते हैं ना, मुझे भी अपने बचपन तक आप ले गए। आप 1983 में आप, यानी पिछले 40 वर्षों से आप यहाँ अमेरिका में हैं। जी जी और अमेरिका आने के बाद भी आपका हिंदी प्रेम बना रहा है और आपने अनेक संस्थाओं के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार और शिक्षण में सहयोग दिया है। आज और 40 साल पुराने समय में बहुत अंतर है। आज के इंटरनेट के समय में पूरा जो विश्व है वो एक परिवार जैसा लगता है। तो उस वक्त में आप कैसे ये संभव कर पाए? क्योंकि तब इंडियन कम्युनिटी, हमारा जो भारतीय समुदाय यहाँ पे था, वो इतना बड़ा नहीं था, तब बहुत छोटा था और जुड़ने के साधन बहुत सीमित थे उस वक्त में, आज के कंपैरिजन में। तो उस वक्त में आपने कैसे शुरू किए आपने गतिविधियां? हाँ, तो यहाँ पे दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि इंटरनेट नहीं था, जी है ना, और आपस में बातचीत करने के भी साधन बहुत कम हुआ करते थे। जी अभी तो आप व्हाट्सएप उठा लीजिए, आप दुनिया जी के किसी भी कोने में आप बात कर सकते हैं। तो वहां पे दो चुनौतियां थी। पहली बात तो ये कि उस समय जरूरत ज्यादा थी जी कि हम भारत से कवियों को बुलाएं और यहाँ पे अमेरिका में जो हिंदी प्रेमी हैं, कविता प्रेमी हैं, उन्हें हम अच्छी कविता से परिचय करवाएं, जी है ना। क्योंकि जब इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं थी, तो वही माध्यम था कि आप कवियों को यहाँ बुलाइए और उनको उनके कवि सम्मेलन आयोजित करवाइए। जी तो हम लोगों ने करवाए जी वो, यू नो। तो 2000 मेरा जो रहा कवि सम्मेलनों को आयोजित करने का सिलसिला, वो 2005 में शुरू हुआ, जी जबकि हमने गोपाल दास नीरज जी को बुलाया सबसे जी पहले। जी तो गोपाल दास नीरज जी आए यहाँ पे और करीब हमने उनके 10 कवि सम्मेलन अलग अलग शहरों में आयोजित किए। जी और जैसा कि आप जानती हैं कि अमेरिका में कवि सम्मेलन तो वीकेंड पर ही संभव होते हैं, जी शनिवार रविवार को। जी तो कुछ ऐसा रहता था अरेंजमेंट कि अ, नीरज जी हमारे घर पर रहते थे सोमवार से शुक्रवार तक, जी और फिर शनिवार रविवार को मैं उनको लेकर जहां पर भी कवि सम्मेलन होता था, वो हम लोगों ने वॉशिंगटन डीसी में कराया, नॉर्थ कैरोलिना में कराया, ओहायो में कराया, जी कैलिफोर्निया में कराए, जी तो मैं उनको लेकर कवि सम्मेलन के लिए जाता था। जी तो करीब 10-12 कवि सम्मेलन हम लोगों ने कराए अलग अलग शहरों में। जी तो चुनौतियां तो थी उस समय कि जी मतलब किसी बड़े कवि को बुलाना और उनका पूरा, क्योंकि यहाँ तो आप जानती हैं कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं होती है। जी जी यहाँ पर मैं अपनी पत्नी रजनी भार्गव का नाम लेना चाहूंगा कि जी उनकी मदद के बिना ये कुछ संभव नहीं हो पाता था, जी कि कवियों को बुलाना, उन्हें उन्हें अपने घर पे ठहराना, उनका पूरा जी देखभाल करना जी 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 एक बड़ा काम था। लेकिन क्योंकि हम दोनों को आनंद आता था तो आनंद आता काम था। होते रहे। जी तो फिर तो सिलसिला शुरू हुआ। हमने अ, मैं गर्व से कह सकता हूं कि लगभग जितने भी कवि हैं, जी अ, कवि थे जो नहीं भी रहे हैं, लगभग सभी हमारे घर पर आकर रह चुके हैं, जी जिसमें गोपाल दास नीरज जी हैं, सोम जी ठाकुर जी, कुंवर जी बेचैन जी, जी सुरेंद्र शर्मा जी, ओम जी प्रकाश आदित्य जी। जी तो सबका सौभाग्य रहा, सबका हमने कवि सम्मेलन करवाए यहाँ पे आयोजन। जी 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 जी। मुझे भी याद है कि उस समय में मैं
वही 70s की ही बात कर रही हूँ, 60s, 70s, 80s में तब तक यही प्रथा भी यही होती थी कि जितने भी कवि सम्मेलन होते थे और जो कविगण आते थे उनके रहने की रुकने की व्यवस्था घरों में ही होती थी और होटल्स में कोई ना तो रुकाया जाता था और ना कोई रुकना चाहता भी था, क्योंकि घर का जो माहौल होता था। और मुझे याद है कि हमारे घर में भी बिल्कुल यही होता था, जब कवि सम्मेलन हुआ करते थे तो सभी लोग घर में आके रुका करते थे, बिल्कुल उस तरह से। लेकिन यहाँ पर ये और विषम हो जाता है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हेल्प कुछ नहीं होती है। और तो निश्चित रूप से रजनी जी इसके लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र है, और उनको आपके साथ साथ आधा क्रेडिट उनको भी जाता है। मैं आधे से अधिक ही दूंगा उनको। जी जी, निश्चित रूप से। अनूप जी, इस वक्त हमारे साथ काफी श्रोतागण जुड़े हैं, तो मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। आप शायद उनमें से कुछ को जानते भी होंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं संजय प्रकाश शर्मा जी, वीणा सिन्हा जी जो न्यू जर्सी से हैं, वो भी जुड़ी हैं, विनीता शर्मा जी जुड़ी हैं, वीणा कुमार जी जुड़े हैं, और अन्नदा पाटनी जी जुड़े हैं हमारे साथ, और आपको नमस्कार कर रही हैं। सरोज उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ी हैं जी। तो चलिए, आपने यहाँ पर झिलमिल नाम की एक संस्था आपकी है, और मैं भी जब कविता के क्षेत्र में मैंने अपना पहला कदम रखा था, तो मैंने जब सर्च करना शुरू किया आसपास, तो आपकी जो संस्था है झिलमिल, ये इसका नाम सबसे पहले मेरे सामने आया था। आपने करीब 20 वर्ष पहले इसकी स्थापना की थी, और करीब 20 वर्षों से आप उसी के अंतर्गत भी कार्यक्रम कराते आए हैं। तो इस संस्था के स्थापना के बारे में कुछ बताएं, कुछ साझा करना चाहिए। इस संस्था का संक्षेप में ये है कि हम लोगों ने कवि सम्मेलन शुरू किए, लेकिन फिर हमने सोचा कि हमें अपना थोड़ा और विस्तार करना चाहिए, कुछ और भी विधाएं हैं, है ना, जिसमें हमें जुड़ना चाहिए। तो मुख्यतः मैं कहूंगा कि झिलमिल का जो स्थापना हुई वो उसी उद्देश्य से हुई कि हम लोग कुछ और जो कला है उसके पक्षों को भी छुएं। नृत्य है, नाटक है, तो संगीत है ना, तो इन सब की उसके लिए हम लोगों ने झिलमिल की स्थापना की। और फिर हमने झिलमिल में हमने कुछ प्रयोग भी शुरू किए। जैसे कि हमने कहा कि देखिए, नृत्य होना चाहिए, कविता होनी चाहिए, लेकिन फिर हमने कहा कि क्यों ना उदाहरण के तौर पे नृत्य और कविता दोनों साथ साथ क्यों ना हो है ना। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रयोग शुरू किए। तो मुझे याद आ रहा है कि हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया जो बेहद सफल रहा, जिसमें हमने अशोक चक्रधर जी को बुलाया कविता के लिए, और उनकी जो पुत्री हैं स्नेहा चक्रधर को, जो कि भारतनाट्यम नृत्यांगना हैं, उन दोनों को हमने बुलाया और हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसका हमने नाम दिया नृत्य में कविता, कविता में नृत्य। नृत्य में कविता, कविता में नृत्य। तो उसमें उदाहरण के तौर पे अशोक चक्रधर जी ने कुछ ऐसे गीत लिखे विशेष रूप से जिस पर स्नेहा ने नृत्य किया। और फिर हमने ऐसे भी प्रयोग किए कि भारतनाट्यम जैसी जो विधा है जिसमें अक्सर संस्कृत के कविता पर नृत्य किया जाता है, हमने निराला की कविता पर भरतनाट्यम किया। तो सखी बसंत आया और इस तरह के प्रयोग हम लोगों ने किए कि भरतनाट्यम को हिंदी कविता पर नृत्य किया जाए। तो झिलमिल का यही है कि कि सब विधाओं को छूने का प्रयास। जी।
सच में। और ये प्रयोग जो आजकल जो आपने जिनकी बात अभी आपने की, नृत्य के साथ कविता को जोड़ना, चित्रकला के साथ कविता को जोड़ना, जी, ये जी। बहुत ही सुंदर प्रयोग हैं और बहुत सफल हो रहे हैं। आजकल तो इंटरनेट पे आप सारी चीजें आपको उपलब्ध होती हैं, तो क्या हो रहा है हमारे आसपास ये हमको आसानी से देखने को मिल जाता है। यहाँ और पे एक बात आसपास मैं और जी 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 एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जी जब हम दो विधाओं को मिलाते हैं, जी है ना, तो जैसे हमने ये भरतनाट्यम और कविता को मिलाया, जी तो हमें बहुत से श्रोता ऐसे देखने को मिले जी जिनको मैंने पहले नहीं देखा था, जी क्योंकि वो नृत्य देखने आए थे, जी है ना। जी तो हमने बेसिकली क्या किया कि जो नृत्य के श्रोता थे उनको कविता से परिचय करवाया, और कविता के श्रोताओं का परिचय हमने नृत्य से करवाया। जी तो जी दोनों की जो ऑडियंस है वो हमने बढ़ाई, बढ़ाई जी है ना। जी तो ये एक बड़ा उसमें मैं उपलब्धि मानूंगा इस तरह के प्रयोगों की। जी जी, निश्चित निश्चित रूप से बहुत बड़ी ये एक, और एक बहुत बहुत ही कितनी जो जितनी भी सब कलाएं हैं वो सब मूल रूप से जुड़ी हैं। ये सब बिल्कुल आदमी के बिल्कुल दिल को छूने बिल्कुल वाली कलाएं बिल्कुल हैं, बिल्कुल कलाएं जितनी बिल्कुल भी हैं। और जब ये जुड़ती हैं तो उनका सौंदर्य द्विगुणित और त्रिगुणित हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। तो अम, आप अ, कविता के भविष्य के लिए आप अ, अ, क्या, इससे पहले कि मैं आपसे अन्य प्रश्न करूं, आपके जो अन्य प्रयास चल रहे हैं, कविता कविता को आपके लिए कविता क्या है, थोड़ा कविता के बारे में हम जानना चाहेंगे और आपसे कुछ सुनना भी चाहेंगे सर। चलिए, अब आपने दो सवाल पूछे हैं और उन दोनों का जवाब मैं एक उत्तर में देता हूँ। जी आपने कविता के बारे में पूछा तो और आपने मुझे मेरी कविता सुनाने के लिए कहा, तो जी चलिए मैं आपको एक ऐसी कविता सुनाता हूँ, जी अपनी कविता, जी जिसमें मैंने कविता के बारे में बात की है कि जी कविता का जन्म कैसे होता जी है ना। जी तो उसका शीर्षक ही मैंने है कि उसका शीर्षक है कविता बनी, जी है ना। और इसमें मैंने बड़े छोटे छोटे बिंब लिए हैं, जी जिसमें मैंने बताया है कि कविता का जन्म किन किन परिस्थितियों में होता है, जी और वो अलग अलग बिंब हैं। तो जी आशा है मुझे याद होगी, मैं कोशिश करता हूँ। जी जी तो उसमें मैंने कहा कि पहला जो है कि चित्र है कि टूटते मूल्यों और विश्वासों की श्रृंखला में जी। जब खुद की खुद से न बनी, कविता बनी। आह, क्या बात है, क्या क्या। कि टूटते मूल्यों और विश्वासों की श्रृंखला में जब खुद की खुद से न बनी, कविता बनी। फिर दूसरा चित्र देखिए जी कि कल्पना की उड़ान में, सपनों के जहान में, कल्पना की उड़ान में सपनों के जहान में मिट्टी के घरौंदे बनाते जब उंगलियां सनी, कविता बनी। कविता बनी, बहुत सुंदर। और सच। फिर एक देखिए कि फूलों से गंध चुरा, तितली से रंग, फूलों से गंध चुरा तितली से रंग, एहसास के समंदर में सीपियां चुनी, कविता बनी। क्या बात है, बनी। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। और फिर मैंने कहा कि कुछ कहा ना सुना, सिर्फ देखा किए, है ना। प्रेम की जो चरम अनुभूति है कि जी कुछ कहा ना सुना, सिर्फ देखा किए, मूक थे होंठ फिर भी सुनी, कविता बनी। कविता बनी। और इसका जो अंतिम है कि सिर्फ अपनी नहीं, पीर जग की सही, जी जो कविता का जो युग धर्म है उसको जी मैंने कि सिर्फ अपनी नहीं, पीर जग की सही, और पूरे युग की व्यथा शब्दों में जनी, जी, कविता बनी। कविता बनी। कविता बनी, कविता बनी।
क्या तो बात है, बहुत बहुत सुंदर। कितने जितने भी आपने बिंब अभी ये प्रस्तुत किए, वो एक एक अपने आप में समूचा बिंब था। और सच में कविता इसी तरह से होती है, जब ना केवल हम प्रकृति के साथ प्रकृति के बीच रहते हैं, ना केवल जब हम प्रेम में होते हैं, ना केवल जब हम अपने कोमल भावों के साथ होते हैं, लेकिन जब हमारा आपस में टकराव होता है परिस्थितियों के बीच में, और यथार्थ से जब हमारा सामना होता है, तो कविता है। किसी भी परिस्थिति में वो बन सकती है, उभर सकती है। सिर्फ हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से उन परिस्थितियों को देखें, उन परिस्थितियों को समझें और किस तरह से उनको अभिव्यक्त करें। तो बहुत चलिए, आपने ये बात कही तो मुझे एक अपनी छोटी सी कविता और याद आ रही है, जो भी कविता के बारे में ही है। जी। तो मैंने कहा कि मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूं कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा साहित्यकार हूं। साहित्य तो मैंने पढ़ा भी बहुत कम है ना। जी। तो मैंने एक बार कहा कि न तो साहित्य का बड़ा ज्ञाता हूं, जी। न तो साहित्य का बड़ा ज्ञाता हूं, न ही कविता की भाषा को जानता हूं, जी। लेकिन फिर भी मैं कवि हूं, जी। क्योंकि जिंदगी के चंद भोगे हुए तथ्यों और सुखद अनुभूतियों को बिना तोड़े मरोड़े ज्यों की त्यों कह देना भर जानता हूं। जी। 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 बिल्कुल कवि धर्म जो है वो वहीं पूरा हो जाता है, सही। अगर आप अपनी बात को जी। कह सकें बिना तोड़े मरोड़े, बिना किसी लाग जी। लपेट के, जी। है ना। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें जो एक तो हमारे अनुभव की गहराई है वो होनी चाहिए, और उसको जो उसमें हमारा जो सिर्फ कविता कहना हमारा मकसद नहीं होता कि हमें कविता लिखनी है और लोगों को वो पहुंचानी है, बल्कि उसमें एक सच्चाई का होना जरूरी है। सिर्फ ऐसा मुझे हंगामा लगता है। खड़ा करना मेरा मकसद नहीं जी। है। जी। तो जी दुष्यंत बिल्कुल। कुमार ने बड़ा अच्छा कहा है बहुत कि सुंदर। जी। 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 और मेरी कोशिश है कि ये बदलने चाहिए। हालात बदलने चाहिए कुछ। जी। जी। सच में बहुत खूबसूरत लिखा है दुष्यंत। और एक नया, एक जो हिंदी गजल को एक नया रूप जो दिया है वो दुष्यंत कुमार जी ने दिया है। और उसके बाद तो खैर बहुत सारे से हमारे साथ कवि हुए हैं जो उन्होंने जो है उर्दू गजल और हिंदी गजल को जो है उसका वास्तविक स्वरूप दिया है। जी बिल्कुल। अनूप जी, आपको देश विदेश में अनेकों सम्मान प्राप्त हुए हैं। 2007 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा आपको हिंदी के प्रति आपके योगदान के लिए विदेश प्रसार सम्मान से सम्मानित किया गया। 2015 में भोपाल में संपन्न हुए 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में आपको भारत के प्रधानमंत्री जी ने विश्व हिंदी सम्मान से नवाजा। 2007 में न्यूयॉर्क में 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन में, 2019 में मॉरिशस में हुए 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में, और 2023 में फिजी में हुए 12वें हिंदी सम्मेलन में आपको भारत सरकार की ओर से आमंत्रित किया गया। और आपकी इन सभी सम्मेलनों में आपकी बहुत ही सक्रिय भूमिका रही है। किस तरह के आयोजन, ये जो सम्मेलन होते हैं, किस तरह के आयोजन होते हैं, और किस तरह से ये हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास में इन सम्मेलनों का योगदान होता है? नहीं, अच्छा सवाल है आपका। तो मैं दो बातें यहाँ कहना चाहूंगा। पहली तो आपने जो सम्मान की बात की, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सम्मान तो जब मिलते हैं तो आपको खुशी होती है। जी। जी। निश्चित लेकिन रूप एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने जो भी काम किए हैं, और ये बिल्कुल मैं सच्चाई से कह रहा हूं, जी। मैंने कभी भी सम्मान को ध्यान में रखते हुए काम नहीं किए। जी। मैंने काम इसलिए किए हैं क्योंकि मुझे उसमें आनंद आया है। आनंद।
है ना। तो मैंने बड़ा स्पष्ट कहा कि जो मेरा जो पुरस्कार या सम्मान है वो मुझे तभी मिल गया था जबकि मैं काम कर रहा था, क्योंकि मुझे उसमें आनंद आ रहा था। मैंने कभी कोई भी काम लगभग मैं कहूँगा पिछले कम से कम पिछले 20-25 वर्षों में कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जिसमें मुझे आनंद नहीं आता हो, है ना। तो ये सब जो है वो हुआ क्योंकि मुझे आनंद आ रहा था जी। और सम्मान मिलने से खुशी होती है, इसलिए कि जो आप काम कर रहे हैं उसको लोगों ने रेखांकित किया है, इसलिए खुशी होती है। और दूसरी बात ये कि जो मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उन्हें जब मुझे सम्मान मिलता है तो उन्हें उस जी समय खुशी होती है ना? जी तो ये बिल्कुल। है ना। और अब आते हैं ये जो आपने बात कही कि मुझे सौभाग्य रहा कि मैं न्यूयॉर्क में जो हुआ था 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में, जी तो उसमें मैं जुड़ा हुआ था, उसके जी आयोजन में, उसकी जी तो मेन जो कार्यकारिणी समिति थी उसमें मैं जुड़ा हुआ था। जी उसके बाद फिर मुझे भोपाल में आमंत्रित किया गया, वहां मैं गया, मॉरिशस में गया, फिर अभी फिजी में मैं गया। जी तो जहां तक इनका सवाल है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूंगा जी कि जो मेरी जो रुचि रहती है इन सम्मेलनों में जाने की, जी उसका सिर्फ एक कारण होता है। जी और वो कारण ये है कि एक स्थान पर आपको बहुत से ऐसे विद्वानों से मिलने का अवसर मिलता है जी जो आपकी जैसी विचारधारा रखते हैं, रखते हैं। है ना। तो मैं इसका पूरा फायदा उठाता हूँ। जहां तक जो सम्मेलनों में होने वाले शैक्षणिक सत्रों का सवाल है, वो अच्छे होते हैं, लेकिन वो जानकारी तो आजकल इंटरनेट पे बड़ी सरलता से उपलब्ध है, उसके लिए मुझे सम्मेलन में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो आपस में मिलना होता है अपनी समान विचारधारा के लोगों से, ये जानना कि वो लोग क्या कर रहे हैं और उनको ये बताना कि आप क्या कर रहे हैं, और फिर आपस में देखना कि हम आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं, ये मुझे सबसे बड़ी सार्थकता लगती है इन सम्मेलनों की, क्योंकि कोई और उपाय नहीं है। जी अब ठीक है, इंटरनेट के माध्यम बढ़ गए हैं, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन जो आपस में मिलना है, जो आपस में हाथ मिलाना है, गले मिलना है, वो बातें जो हैं वो इंटरनेट पे अभी भी संभव नहीं है। तो मुझे बस यही एक रहता है उसमें जाने का आकर्षण, कि अच्छे लोगों से एक समय पर एक स्थान पर इतने कम समय में मिल लेना। जी जी जी। और इंटरनेट पे मिलना सही है कि हम एक दूसरे को काफी हद तक जान लेते हैं, जी जो और समझ लेते हैं। बहुत से नए नए दोस्त बन जाते हैं, बहुत लोगों से परिचय हो जाता है। लेकिन जो इन पर्सन मिलने का जो 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 वार्मथ होती है, वो जी वो बिल्कुल आप जब पर्सनली मिलते हैं तभी आप बिल्कुल उसको महसूस कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सच में जब मिलते हैं तो नए नए विचारों का आदान प्रदान होता जी है। जी इंटरनेट के थ्रू फिर भी कहीं ना कहीं वो एक तरफा रह जाता है, जो हम जी पढ़कर जी सीखते हैं और बिल्कुल जो किसी से पर्सनली मिलके सीखते हैं, वो दोनों चीजों में फर्क होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत सच आपने कहा। तो हिंदी के ऊपर हम जितने भी लोग हैं हिंदी के लिए काम कर रहे हैं, हिंदी के लिए मिले हुए हैं, और हिंदी एक हमको बांधने का कार्य करती है। तो इस हिंदी के लिए आप क्या कहते हैं कि हमारे जो कार्य हैं, अम, उनको एक तो होता है कि हिंदी में आप लिखें, आप हिंदी में पढ़ें, लेकिन उससे भी ज़रूरी जो बात होती है कि हम हिंदी में बोलें, अपने दिन इसको अपनी रोज़मर्रा की भाषा बनाएँ और इसको हम अपने काम-काज की भाषा बनाएँ। तो उसके बारे में जो प्रयास हैं, वो अधिक होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अ अ, तो उसके उसके तरफ हम क्या काम कर सकते हैं? किस जी तरह से हम उसको और ज़्यादा कि हम हिंदी बोलने में हम अपने आप पे गर्व करें, हम हिंदी बोलने में अपने आप को किसी से छोटा ना समझें। इस तरह के
चीजों के लिए जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनमें हम ये किस तरह से हिंदी के प्रति जो प्यार है, जो हिंदी के प्रति सम्मान है, वो कैसे पैदा कर सकते हैं? कुछ इसके बहुत बारे अच्छा में। सवाल है आपका। और मैं शुरू करना चाहूंगा एक करीब 3 वर्ष पहले हिंदी दिवस पे ही जी। मैंने एक ऐसे ही बैठे बैठे मैं सोच रहा था, तो एक ख्याल आया और वो एक सूत्र वाक्य सा बन गया। मैं मैंने एक वही बहुत मेरे बहुत ही पास जी जी साधारण जी सी बात मैंने कही। मैंने जी। कहा कि हिंदी की बात न कीजिए, हम्म, हिंदी में बात जी बात। कीजिए। जी तो ये जो हिंदी दिवस होते हैं वो अच्छी बात है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। जी लेकिन सिर्फ एक दिन मना लेना और उत्सव मना लेना, हिंदी के बारे में बात कर लेना पर्याप्त नहीं है। हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हमें हिंदी में बात करना शुरू करना होगा। जी तो ये मेरे ख्याल से एक वाक्य जो है वो जी पूरी बात कह देता है कि हिंदी की बात ना कीजिए, वो तो बहुत हो चुकी है। जी हिंदी में बात कीजिए। और इसी को अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो उसका ये होगा कि अपने बच्चों से हिंदी में बात कीजिए आप। जी जी और ये मैं बात कह रहा हूँ विशेष रूप से क्योंकि मैं और आप अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिका में रहते हुए हिंदी को बचाए रखने के लिए सजग प्रयास करना ज्यादा जरूरी हो जाता बिल्कुल। है ना। क्योंकि अगर आप भारत में रह रहे हैं तो हिंदी आपके चारों तरफ है। जी मतलब हो सकता है कि वो कम होती जा रही हो, लेकिन फिर भी आप बाजार में बाहर जाएंगे तो आपको हिंदी सुनने को मिल जाएगी, है ना। चाय वाले से आप बात करेंगे तो हिंदी मिल जाएगी। तो भारत में हिंदी से जो अपने आप को जुड़ा रखने के लिए कोई विशेष सजग प्रयास की जरूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका में या जब हम बाहर मिट्टी से दूर रह रहे हैं तो जी वहां पे जरूरत हो जाती है कि हम हिंदी को सजग रूप से हम कोशिश करें कि जितना भी प्रयोग संभव है उसका हिंदी में प्रयोग करें। जी दूसरी बात आपने जो कही वो उससे भी मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हमें उसके लिए गर्व करना होगा, जी है ना। कि हमें हिंदी जो एक दुर्भाग्य से एक हीन भावना सी आ गई है। कारण मैं नहीं जाऊंगा उसके कारणों में, क्या कारण है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये जो अ, हिंदी के प्रति एक हीन भावना सी हो गई है। उदाहरण लीजिए आप, एक जैसे वो कहा जाता है कि अरे तुमने तो मेरी हिंदी कर दी, है ना। तो अब ये देखिए कितनी कितनी लज्जाजनक बात है। मतलब मुझे तो कहने में बड़ा वो हो रहा है कि मतलब कि हिंदी को आपने इतनी अपमानजनक उससे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं फिर अपना एक जो हमने हिंदी से प्यार है के बारे में बात करना चाहूंगा। जी 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 और मेरा उसका जो जी 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 हाँ, आप उससे कुछ पूछेंगी लेकिन यहाँ मैं बात इस चली है तो जी जी मैं उसका आ, सूत्र वाक्य जो हमने लिया जी जी उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। हमने कहा कि अपनी भाषा में मुस्कुराइए, जी है ना। तो ये जो मुस्कुराने की बात, पहले हमने इसको कहा था कि हिंदी में मुस्कुराइए। जी फिर हमने कहा कि नहीं, ये सच नहीं है। मतलब जी हम हिंदी भाषी हैं तो हम तो हिंदी में मुस्कुराएंगे, जी है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि हर भारतवासी अपनी भाषा पर गर्व करे, जी अपनी भाषा में मुस्कुराए, है जी ना। तो हमने उसको बदल दिया। हमने कहा कि हिंदी में मुस्कुराइए की जगह अपनी भाषा में मुस्कुराइए। जी तो ये जो गर्व की जो बात कह रही हैं वो हमें अपने आप में लानी है, ना तभी हिंदी आगे बढ़ेगी। और मुझे खुशी है, एक्चुअली मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी का इतना प्रभाव होते हुए भी जी एक युवा वर्ग जो एक पनप रहा है, जिसमें हिंदी के प्रति प्रेम है और जी एक वो आशा की एक संचार करता है, आशा की एक ज्योति दिखाता है हमें कि हिंदी का भविष्य इतना अंधेरा नहीं, उसमें अंधेरा नहीं है जितना कि हम देखते हैं। जी 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 निश्चित रूप से विज्ञान को के साथ मिलकर मुझे लगता है कि हिंदी
विज्ञान ने बहुत हमारी सहायता की है हिंदी के लिए, क्योंकि पहले होता था कि हम ना तो कोई ईमेल हिंदी में लिख पाते थे, क्योंकि हमारे पास कीबोर्ड नहीं होते थे, या जो हमारे साथ जो आजकल दोनों या कितनी भी भाषाओं में हम लिख सकते हैं वो हमारे पास फोन के माध्यम से उपलब्ध है। तो हम फिर अब हिंदी में हम वार्तालाप करते हैं, लिख कर भी वार्तालाप करते हैं। तो ये जो नए हमको सुविधाएं मिली हैं, मुझे लगता है कि हिंदी के लिए इसने बहुत हमारा भला किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ मैं इसी बात को मैं और थोड़ा बढ़ा के कहूंगा कि अब कोई भी बहाना नहीं रहा है हमारे पास हिंदी का प्रयोग न करने का, जी, है ना। क्योंकि पहले कहा जाता था कि देखिए हिंदी के कीबोर्ड उपलब्ध नहीं है, हिंदी में टाइप करना सरल नहीं है, लेकिन वो सब बहाने अब रहे नहीं हैं। जी, आप टाइप नहीं करना चाहते, आप बोल के उसको करिए, आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं, आप ट्रांसलेशन जो है, अनुवाद जो है वो इतना सरल हो गया है। तो अब जो तकनीकी जो कारण थे वो कोई भी बहाना नहीं रहा है हिंदी का प्रयोग न करने के लिए। और यहाँ पर फिर मैं एक बात और लेके आना चाहूंगा कि क्योंकि मेरा थोड़ा सौभाग्य रहा कि हिंदी से मुझे प्यार रहा और तकनीकी और कंप्यूटर जो है वो मेरा व्यवसाय रहे। जी, तो मैंने कोशिश की कि मैं इन दोनों को आपस में मिला सकूं, अपने तकनीकी ज्ञान को और हिंदी से प्यार को, है ना। तो मेरे जितने भी प्रयास हुए हैं उसमें मैंने यही किया है कि तकनीकी का हमने पूरा पूरा प्रयोग किया। तो अब अगर मैं शुरुआत करूं तो हमने एक ई कविता के नाम से जैसे एक याहू ग्रुप शुरू किया था जी, 2003 में, जबकि हिंदी लिखना इतना आसान नहीं था इंटरनेट पे, है ना। उस समय यूनिकोड भी ठीक से नहीं आया था, लेकिन हम लोगों ने एक ई कविता के नाम से कविता का ग्रुप शुरू किया। याहू ग्रुप हुआ करता था और उसमें उस समय करीब 1000 से अधिक सदस्य हमारे जुड़ गए थे और पूरी दुनिया से देशों से जुड़े हुए थे, है ना। तो फिर हमने, मेरा हर प्रयास जो रहा वो तकनीकी को हिंदी से जोड़ने में रहा और उसमें हमें कुछ सफलता भी मिली कुछ हद तक। जी, जी, जी। मैं आप ही के माध्यम से बालेंदु दधीची जी को मैं पढ़ती हूँ, कितना काम कर रहे हो वो हिंदी के लिए। तो ऐसे ही लोग हमें और चाहिए जो कि गर्व होता है कहते हुए कि बालेंदु मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं और ये जो हिंदी से हमने जो प्यार, हिंदी से प्यार है हमने जो शुरू किया है जी, उसके भी संस्थापक सदस्यों में से हैं जी, बालेंदु दाधीच। और अब बात हुई है तो मैं बाकी सदस्यों का भी नाम लेना चाहूंगा। जी, जी, तो बिल्कुल। हमारे साथ शार्दुला नौगजा जो हैं वो सिंगापुर से जुड़ी हैं, बालेंदु दाधीच भारत से, हरप्रीत सिंह पुरी हैं चीन से हमारे साथ जुड़े हैं। जी, तो ये हम लोगों ने 1 2 3 4 लोगों ने मिलकर शुरू किया था और अभी हम लोगों ने प्रगति टिप्पणीस जो हैं वो रूस से जुड़ी है हमारे साथ। और फिर आप शायद बात करना चाहेंगी अनन्य पत्रिका जो हम लोगों ने शुरू की। बिल्कुल, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन वही होने वाला है। तो, जी, आपने पकड़ लिया मुझे। जी, जी, आप उसके बारे में बताएं। हाँ, तो जैसे कहते हैं ना कि अपना जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो आपको सबसे ज्यादा प्यारा होता है। तो अनन्य जो है तो ये हिंदी से प्यार है कि से ही जन्म हुआ है इसका। जी, जी, और सीधा साधा सा प्रयास था कि हमने, आप जानती ही हैं रणधीर जायसवाल जी जो न्यूयॉर्क में कॉन्सुलेट जनरल हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, हिंदी से प्यार करते हैं। तो उनसे बैठे बैठे मैंने यूं ही जिक्र किया कि क्यों ना हम एक पत्रिका शुरू करें, हिंदी की पत्रिका, और उसको भारतीय कौंसल आवास की वेबसाइट से हम लोग शुरू करें। तो हमने कहा कि आपके इतने लोग आते हैं वहां पर आपकी वेबसाइट पे, तो वो आएंगे और अगर उनको हिंदी पत्रिका पढ़ने को मिलेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। और हो सकता है कुछ लोग पत्रिका पढ़ने ही आए वहां पे, है ना। तो उन्हें विचार पसंद आया और उन्होंने कहा कि आप इसको शुरू कीजिए। तो हमने हिंदी पत्रिका हम लोगों ने शुरू की और जहां तक मेरी जानकारी है ये अनन्य के नाम से जो पत्रिका हमने शुरू की वो मेरे ख्याल से
भारत के बाहर किसी भी आधिकारिक वेबसाइट से निकलने वाली पहली हिंदी पत्रिका है, जहां तक मेरी जानकारी है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन हम लोगों ने पहला प्रयास था, तो हम लोगों ने शुरू की और हमारे साथ अच्छी टीम हम लोगों ने जुड़ी। जगदीश व्योम जी जो हमारे संपादक हैं, उन्होंने इसको संभाला। तो फिर हमने कहा कि जब हम इसको न्यूयॉर्क से कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इसे दुनिया के और भी देशों से शुरू करें। ये वेबसाइट तो भारत की जो वेबसाइट है वो तो हर देश में होती है ना। तो हमने जो मेरा हमेशा से एक रहा कि मैंने हर बात को एक वैश्विक स्तर पे सोचने की कोशिश की, है ना, कि मेरे लिए दुनिया जो है वो कभी, जब मैं भारत में था तब भी भारत मेरी दुनिया नहीं थी, और अब जब अमेरिका में हूं तो अमेरिका मेरी दुनिया नहीं है। मैं थोड़ा सोचता हूं कि एक वैश्विक स्तर पे देखा जाए, क्योंकि दुनिया अब एक बहुत छोटी हो गई है, बहुत छोटी है ना। तो हमने कहा कि क्यों ना हम दूसरे देशों में भी शुरू करें। तो हम लोगों ने प्रयास शुरू किए। तो कुछ कारणों से हमने पत्रिका तो शुरू कर दी उन देशों में, क्योंकि मेरे जो मित्र लोग थे, हमने उनको संपर्क किया और हमने उनको बताया कि देखिए आप पत्रिका शुरू कीजिए। और हमने उनको बताया कि हम उसको कितना सरल बना सकते हैं, पत्रिका को निकालना, है ना। और हमने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जो उसका जो कंटेंट्स होंगे उस पत्रिका के, वो आपके ही होंगे। अगर वो तंजानिया से निकल रही है तो उसमें तंजानिया के ही लेखक होंगे, है ना। रूस से निकल रही है तो उसमें रूस के ही लेखक होंगे। तो इस अवधारणा के साथ हमने इसको शुरू किया। हमने 5 देशों से शुरू किया, फिर हम लोग 8 देशों तक पहुंचे, अब हम 12 देश तक पहुंच गए हैं। और अब जल्दी ही अगले महीने हम एक नया देश जोड़ रहे हैं, फिर उससे 1-2 महीने के बाद हम 2 और देश जोड़ेंगे, तो हमारी संख्या 15 तक पहुंच जाएगी। और अब हम ये जो 15 देशों से हम लोग पत्रिका निकाल रहे हैं, है ना। और ये पत्रिका सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने जो न्यूयॉर्क की जो मेन पत्रिका है उसी को हमने लोकल संस्करण कह के वहां पे छाप दिया। ये पूरी तरह से अपने आप में स्वतंत्र पत्रिका है। रूस में जो पत्रिका निकल रही है वो पूरी तरह से अपने आप में एक अलग पत्रिका है। नाम उसका सिर्फ अनन्य रूस हमने कहा, लेकिन वो अपने आप में अपनी पत्रिका है। उसका अपना संपादक मंडल है, उसमें वहीं के लोगों की रचनाएं होती हैं, उसमें वहां की संस्कृति, वहां के त्योहार, वहां के लेखक, सब कुछ वहीं का है ना। तो ये फिर से मैं कहूंगा कि ये एक हमारी उपलब्धि रही कि हमने हिंदी का एक छोटा सा बीज ही कहिए। मैं ये नहीं कहता कि हम तंजानिया से या केनिया से एक बहुत बड़ी साहित्यिक पत्रिका निकाल रहे हैं, हमने कभी भी दावा नहीं किया, और वो हम कर भी नहीं सकते, करना भी नहीं चाहते। लेकिन इन देशों से हिंदी पत्रिका निकलना ही अपने आप में उपलब्धि है। कि हमने एक छोटा सा बीज बोया है, और हम चाहते हैं कि उस बीज के चारों तरफ उस देश की जो संस्कृति है, उस देश के जो त्योहार हैं, उस देश में जो लिखा जा रहा है, सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि दूसरी भाषा में भी। हमने कहा कि आप उसकी चिंता नहीं कीजिए। अगर रूस में कोई रूसी विद्वान है और वो भारत के बारे में रशियन में लिखना चाहता है, तो हमने कहा कि हम उसका अनुवाद कर लेंगे। आजकल अनुवाद इतना सरल हो गया है तकनीकी की सहायता से। हमने कहा हम उसका अनुवाद कर लेंगे, लेकिन उसको हम अनन्य पत्रिका में लाएंगे, हिंदी में लाएंगे, है ना। तो ये भी एक बड़ी बात है कि हमने जो पूरे विश्व में जो चिंतन हो रहा है अलग अलग भाषाओं में, उस चिंतन को हम एक सेंटर स्टेज पे लेकर आ रहे हैं, और वो हम हिंदी के माध्यम से ला रहे हैं। जो संवाद अब तक अंग्रेजी में होता था उसको हम हिंदी में करवा रहे हैं, है ना। तो ये हमारा स्वप्न है। इसमें हम कितने सफल होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम ईमानदारी के साथ इन प्रयासों के लिए कार्यरत हैं। जी, निश्चित रूप से हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास करना ही हमारे हाथ में है। तो सच में ये जो अनन्य पत्रिका आपकी आई है, ये बहुत ही सुंदर आपका प्रयास है। और
मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हिंदी को हिंदी जब कोई नया कवि आता है, जुड़ता है हमारे साथ, हालांकि बहुत सारे इंटरनेट पे बहुत सारे सीखने के माध्यम उपलब्ध हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स उसमें हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कई बातें आप जब लिखना शुरू करते हैं, आपके मन में प्रश्न रह जाते हैं कि ये विधा को हम पूरी तरह से सीखने के लिए आप वो प्रश्नों को आप पूछ नहीं पाते किसी से। तो इस तरह का क्या कुछ हो सकता है कहीं पे, जहाँ पे कि कुछ आप अपने प्रश्नों को पूछ के अपने संदेहों का निवारण कर पाए, किसी एक कविता की या कहानी की, जो भी विभिन्न विधाएं हैं साहित्य की, उनसे आप अपनी जो शंकाओं हैं उनका निवारण कर पाए। बहुत अच्छा सवाल है। और फिर मैंने बहुत सी चीजों पे काम किया है और सब नहीं हो आ पाई हैं उसमें, लेकिन ये जो आपने बात कही, ये बिल्कुल हम लोगों ने इसके बारे में सोचा और इसका जवाब एक शब्द में है कि कविता की पाठशाला। जी जी। है ना? तो ये हम लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू किया था, करीब ये कोविड के दिनों में हमने शुरू किया। जी 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 जी। और कोविड जब शुरू हुआ था तो हमने कहा कि हमने कहा कि जो कविता लिखते हैं उनके लिए तो बहुत से मंच हैं जी, लेकिन जो कविता लिखना सीखना चाहते हैं जी उनके लिए कोई मंच नहीं है। तो हमने कविता की पाठशाला के नाम से एक हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया जी और उसमें हम लोगों ने एक एक विधा को लिया, कविता की हर एक एक विधा को। तो हम लोगों ने नवगीत लिए, फिर हमने हाइकू लिए, फिर हमने दोहे लिए, गजल ली, माहिया लिए, जी कविता की जितनी भी विधाएं हो सकती थी उन पे हमने एक एक करके चर्चा की, उसके नियमों को समझा, उसके व्याकरण को समझा। जी और न केवल समूह में समझा बल्कि हमने उसे एक जिसको कहना चाहिए स्थायी परमानेंट घर दिया जी। उसको, एक ब्लॉग के रूप में। हाँ, तो आप अभी भी जा सकती हैं कविता की पाठशाला.blogspot.com, ओके। है ना? वहां आप जाएंगी तो जी वहां पर जितना भी हम लोगों ने सीखा वो सब आपको वहां पे मिल जाएगा जी कि अगर आपको नवगीत लिखना सीखना है तो उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, जी गजल आपको सीखनी है तो उसके क्या क्या नियम होने चाहिए, अगर जी आपको मात्राएं गिनना नहीं आता है कविता में तो वो जी। कैसे गिनी जाती हैं, वो सब आपको वहां पे हाँ, पाठ मिल जाएंगे। जी जी जी। ये हम लोगों ने कर चुके हैं कर हम ये। चुके हैं, अच्छा। जी जी जी। मुझे ये ब्लॉग का पता नहीं था, हाँ, क्योंकि ये मैं आपको यूट्यूब पे, भेजूंगा। जी, हाँ यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस हैं छोटे छोटे जो, और जी एक नहीं बहुत हैं जी जो सिखाए जाते हैं, लेकिन उसमें कई बार जो अपने मन के प्रश्न होते हैं वो जी। पूछने का अवसर नहीं मिल पाता, तो वो मेरा। तो अब आपने ये बात कही तो मैं संक्षेप में ये भी कहूंगा कि हम लोगों ने कविता की पाठशाला जो चलाई थी जी वो हमारा एक राउंड जो है वो पूरा हो गया है। जी। हमने अच्छा। इसकी सब विधाएं कर ली हैं। जी लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब हमारे पास नए लोग आ रहे हैं कि अब जी हम भी सीखना चाहते हैं, तो हम उसको फिर से रिवाइव कर रहे हैं। जी और उसमें एक प्रावधान ये भी होगा कि आप किसी भी विधा, आप पहले तो जाके वहां पे पढ़िए, जो हम लोगों ने पहले से लिखा हुआ है उसको आप पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में सवाल रहते हैं तो आप उन सवालों को पूछिए। और हमें, मैं अपना स्वभाव आगे कहूंगा कि हमारे साथ लगभग हर विधा के विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, जी जी है ना? तो हम, आप प्रश्न पूछिए और हम उन विशेषज्ञों के द्वारा उन सवालों के जवाब आपको देंगे, आपको जी पहुंचाएंगे। जी जी। तो बहुत आपसे बातें करने का लिए तो और बहुत सारा मेरे पास मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए इसको हम यही, कुछ आपकी नई परियोजनाएं हैं जो आने वाले समय में आप लेके आने वाले हैं? हाँ, बहुत ये भी अच्छा सवाल है। और परियोजनाएं तो मेरे दिमाग में जी बहुत सी पल रही हैं। जी लेकिन एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि अम, एक तो मेरा ये है कि जो हिंदी से प्यार है हमने शुरू जी किया है, जी उसको मैं नहीं कहूंगा कि अभी हम उस स्तर पर तो नहीं पहुंचे हैं कि इसे आंदोलन कहा जा सके, जी लेकिन फिर भी हम बहुत बहुत लोगों तक पहुंचे हैं, मैं जी कहूंगा।
है ना। और इसमें हमारे साथ जो वॉलंटियर्स भी जुड़े हैं, कम से कम करीब 200 के करीब सक्रिय हमारे पास कार्यकर्ता हैं। तो एक तो मैं चाहूंगा कि हमारा फलक और बढ़े और लोग हमसे जुड़ें, है ना, और जिससे कि हम और परियोजनाएं शुरू कर सकें। लेकिन जो आपने नई परियोजनाएं हैं उसमें मैं सिर्फ नाम लेना चाहूंगा। एक परियोजना हमने शुरू की है, उसको हमने नाम दिया है साहित्य सहचर, जिसको कि अंग्रेजी में मैंने एक बोरो किया है, अडॉप्ट एन ऑथर, है ना। तो उसका मैं संक्षेप में मैं ये कहूंगा कि उसका ये है कि बहुत से लेखक ऐसे हैं जो इंटरनेट से इतने अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि कुछ उनकी उम्र है ऐसी है कि कि उनके लिए इंटरनेट सीखना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे शहरों में रह रहे हैं, है ना। तो हमारी कोशिश ये है इस साहित्य सहचर या अडॉप्ट एन ऑथर के द्वारा कि हम उन वरिष्ठ साहित्यकारों से संपर्क करें और उन्हें एक युवा साथी, एक साहित्य सहचर उपलब्ध कराएं, है ना, जो कि उनको मदद कर सके उनके संस्मरणों को, उनके साहित्य को इंटरनेट पे लाने के लिए, है ना। तो ये एक जिसको कहते हैं कि अडॉप्ट एन ऑथर, कि आप एक ऑथर को गोद ले लीजिए, है ना, और उसको पूरी मदद कीजिए उसको दुनिया के सामने लाने के लिए। एक ये हम लोग की चल रही है। दूसरा मैंने अभी शुरू किया है कि हिंदी से प्यार है की सफलता के बाद हमने एक उसकी शाखा कह लीजिए, कविता से प्यार है, एक शाखा हमने शुरू की है, जिसमें हम बहुत सी चीजें करना चाहते हैं। हम उसमें हर रोज एक चुनी हुई कविता अपने सदस्यों को देना चाहते हैं, एक अनूठी कविता हिंदी की वो हो। फिर हम हर रोज एक नए कवि से उनका परिचय करवाना चाहते हैं, तो वो आज के कवि के नाम से उसको आज के कवि या कवियत्री हम लोग देना चाहते हैं। एक ये मेरे दिमाग में पल रही है। एक हम लोगों की चल ही रही है किस्से साहित्यकारों के नाम से, जिसमें हम साहित्यकारों से जुड़ी यादों को कैद कर रहे हैं, है ना। तो मैं कहता हूं कि अभी तो हमारे पास, हमारे बीच में ऐसे लोग जीवित हैं जिन्होंने महादेवी वर्मा को देखा है, जिन्होंने सुमित्रानंदन पंत को देखा है, लेकिन आज से 10 साल 20 साल के बाद कोई भी नहीं बचेगा। तो हम उनके जो संस्मरण हैं, उनकी जो यादें हैं, उनको कैद करना चाहते हैं। तो ये हम लोग एक व्हाट्सएप समूह के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप समूह के अलावा हम उसे एक परमानेंट घर देना चाहते हैं, एक स्थायी स्थान, और उसके लिए हम लोगों ने एक ब्लॉग बनाया हुआ है। तो उस ब्लॉग में आप अगर जाएंगे तो आप निराला टाइप करेंगे तो आपको निराला से जुड़े हुए जितने भी संस्मरण हैं वो मिल जाएंगे। महादेवी टाइप करेंगे तो महादेवी वर्मा जी के संस्मरण आपको मिल जाएंगे। अगर आप महादेवी और निराला टाइप करेंगे तो ऐसे संस्मरण जिसमें महादेवी वर्मा और निराला दोनों का जिक्र आता है, वो संस्मरण आपको मिल जाएंगे, है ना। तो ये हमारी एक नई परियोजना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये जो अभी आपने जिक्र किया साहित्य सहचर का कॉन्सेप्ट, ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत ही खूबसूरत है ये, बहुत जरूरत है इसकी, बहुत जरूरत है इसके, निश्चित रूप से। और मन तो हो रहा है कि मैं आपसे बातें करती जाऊं, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं आप हमारे साथ जुड़े हुए फेसबुक के दर्शकों को मैं नाम लेना चाहती हूँ। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अन्नदा पाटनी जी, अभी भी जितेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, वीना कुमार हमारे साथ जुड़ी हैं, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं भारत मेरठ से। मैं जानता हूँ। नमस्कार मनोज जी। अनिल दुआ जी जुड़े हैं, और दीपक दीक्षित जी जुड़े हैं, जेमनी पंड्या जी जुड़ी हैं, सारिका फ्लोर जी जुड़ी हैं हमारे साथ। सारिका फ्लोर हमारे केनिया से जी, केनिया की संपादिका हैं जी। शुभ्रा ओझा जी जुड़ी हैं, नित्या गोपाल कटारे जी जुड़ी हैं,
सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि अपना इतना कीमती वक्त आप निकाल के हमारे साथ जुड़े। और अनूप जी, जाते जाते आपसे एक और कविता का अनुरोध करना चाहूंगी। और कविता, चलिए, मैंने तैयार तो करके नहीं आया था मैं, लेकिन जी कोशिश करता हूँ। जी चलिए, मैं कुछ दो चार अपने अलग अलग शेर जी में आपको सुनाना चाहूंगा जी चलते जी चलते। जी तो मैंने कहा कि कल रात एक अनहोनी बात हो गई। जी। कल रात एक अनहोनी बात हो गई, मैं तो जागता रहा, खुद रात सो गई। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। और एक शेर और सुनिए जो मुझे जी पसंद है। जी तो ये मैंने कहा कि उन शायरों के लिए जो कहते हैं कि चांद को हमारे उसमें बहुत कहा जाता है कि 14वीं का चांद हो, या कि, तो मैंने कहा कि आसमां में खलबली है, आसमां में खलबली है, सब यही पूछा किए। तो नक्षत्रों में बातचीत हो रही है आपस में, और वो क्या कह रहे हैं कि आसमां में खलबली है, सब यही पूछा किए, कि कौन फिरता है जमीन पे चांद सा चेहरा लिए। आहा, कौन फिरता है जमीन पे चांद सा चेहरा लिए। बहुत खूब, बहुत सुंदर। चलिए। जी। तो चलिए मित्रों, मैं आप सबसे आज के इस कार्यक्रम के से विदा लेती हूँ, और अगले बुधवार को एक अन्य कार्यक्रम लेकर इससे इसी समय फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सभी को मेरा धन्यवाद और नमस्कार।